मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तैनात रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए परिषदीय स्कूलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फर्रुखाबाद में पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों को दी 196 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं की सौगात। भारत निर्वाचन आयोग आज प्रदेश के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ कर रहा है बैठक। इसके पूर्व कल विभिन्न राजनीतिक दलों से किया विचार विमर्श। कानपुर में सार्वजनिक परिवहन में हो रहा है सुधार। ई बसों के साथ साथ अब कानपुर मेट्रो रेल भी हुई चालू। यूपी सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला देश का बना पहला राज्य। और देश में अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले आए सामने। दिल्ली और महाराष्ट्र में पाई गई सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तैनात रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथ ही साल में उनके 2-2 साड़ियां भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रसोइयों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी 2000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशों में सैकड़ों नए परिषदीय स्कूलों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि अगर 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार न आती तो बहुत सारे स्कूल बंद हो गए होते और आप में बहुत सारे लोगों की सेवाएं समाप्त हो गई होती। मुझे लगता है कि 2017 में अगर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो बहुत सारे स्कूल बंद हो गए होते, और स्कूल अगर बंद हो गए होते तो मुझे लगता है कि स्कूल के बंद होने के साथ आप में से बहुत सारे लोगों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई होती। याद करिए, जब मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग स्कूलों में गया था तो तेजी के साथ छात्रों की संख्या घट रही थी। तब हमने 2017 के जुलाई में स्कूल चलो का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया था, और स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के बच्चों को स्कूल में आने के लिए अधिक से अधिक संख्या में उनका नामांकन कराने, स्कूल में उन्हें लाने, और आप सबसे मैंने इस बारे में उस समय अपील की थी कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, अन्य जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वे सभी लोग एक प्रयास करें कि वे घर घर जाकर के एक एक परिवार से संपर्क करें, संवाद करें। परिणाम सार्थक रहा। पिछले 20-22 महीनों की बात छोड़ दें तो प्रदेश के अंदर इन 4.5 वर्षों के दौरान 54 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूलों में बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद को 196 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और जिले में जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना में उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। जिन लोगों ने एक डोज ली है वे दूसरा भी ले लेंगे, और जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है
आपके परिचित होंगे, अगल बगल कहीं होंगे, गांव में होंगे, पड़ोस में होंगे, उनको भी बोल देंगे कि कोरोना का वैक्सीन कोरोना महामारी से बचाव का सबसे बड़ा कवच है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें वैक्सीन भी लेना है, साथ साथ हर एक गरीब परिवार को फ्री में राशन की सुविधा भी देनी है। राशन की सुविधा कितने लोग ले रहे हैं? अभिनंदन आपका, बधाई। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो राशन भी डबल मिल रहा है। यह अधिकार आपका है। अच्छी सरकार आएगी तो अच्छी योजनाएं आएंगी, और जब बुरी सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो यही अन्न सपा के, बसपा के या कांग्रेस के नेताओं के घर में चला जाता और उनकी तिजोरी भरती। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर को कल मेट्रो ट्रेन की सौगात दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो में सफर भी किया। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री की इस सौगात पर कानपुर के लोग बेहद खुश नजर आए। कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन से पहले खुद उसमें सवारी करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में थे और वहां से निकलकर वो आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन परिसर पहुंचे। मेट्रो परिसर में एस्केलेटर के सफर से प्रथम तल पर पहुंचे पीएम मोदी ने वहां पर मेट्रो से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मेट्रो का मॉडल भी देखा और अधिकारियों से मेट्रो के निर्माण और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल की। प्रदर्शनी देखने के बाद प्रधानमंत्री आईआईटी स्टेशन के द्वितीय तल पर गए, जहां प्लेटफॉर्म पर खड़ी मेट्रो में बैठे और अपना सफर शुरू किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद थे। कई स्टेशनों की यात्रा करने के बाद पीएम गीतानगर स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपनी यात्रा समाप्त की। प्रधानमंत्री जब मेट्रो से उतरे तो उनके हाथ में डिजिटल टिकट था। अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री रैली ग्राउंड में पहुंचे और आधिकारिक तौर पर झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनका यात्रा का अनुभव कैसा रहा। आप सबके बीच आने से पहले आईआईटी कानपुर में मेरा कार्यक्रम था। मैं पहली बार मेट्रो का सफर करने पर कानपुर वासियों के मनोभाव, उनकी उमंग उत्साह का साक्षी बनना चाहता था और इसलिए मैंने मेट्रो से सफर करना तय किया। मेरे लिए वाकई एक यादगार अनुभव रहा है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आईआईटी कानपुर से मोती झील तक के पहले चरण का उद्घाटन किया है, जो 9 किलोमीटर लंबा है और 2 साल से भी कम समय में बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में उत्तर प्रदेश में कुल 9 किलोमीटर मेट्रो चलती थी, लेकिन अब कुल मेट्रो की लंबाई 90 किलोमीटर हो गई है। यूपी के शहर स्मार्ट हो रहे हैं। मेट्रो की सौगात मिलने से कानपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन बेहतर हो गए हैं। कानपुर में ई बसों का संचालन भी पहले ही शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने ई बसों के यात्रियों से खास बातचीत की। कानपुर में हम इस वक्त आए हैं बस के अंदर। स्मार्ट बस है, आप देखिए यात्री सफर कर रहे हैं। शहरों में जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो किस तरह से बेहतर हो, उसमें शहरों में इस तरह की इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं बेहद आरामदायक सफर है यहाँ पर। जिस तरह से कानपुर में मेट्रो की भी शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ इस तरह की जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में चलाई गई हैं, उससे कितना आरामदायक सफर हुआ है। हम सबसे पहले परिचालक से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित गुप्ता है। रोहित गुप्ता जी, बताइए कि क्या रहता है यात्रियों का अनुभव, क्या कहते हैं जब सफर करते हैं? बस सफर सबसे अच्छा रहा। एक तो यहाँ प्राइवेट सिस्टम पहले था तो भूसे से बसें चलती थी। 60 बसें डिपो को आ गई हैं, 40 और आनी है। और सबसे अच्छी इसमें महिला सुरक्षा है। सीसीटीवी से लैस है, 112 से जुड़ी है कांटेक्ट लखनऊ से। इसमें महिला से न छेड़खानी हो सकती है न बदतमीजी हो सकती है। तो बहुत अहम है 112 से। देखिए आप ये
बसें जुड़ी हुई हैं, यानी अगर किसी महिला के साथ कोई हिमाकत करता है बदतमीजी करने की तो 112 से सीधे जुड़ी हुई है बस, और सीसीटीवी लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ के जो ड्राइवर साहब हैं उनसे हम बात करेंगे। सफर बहुत अच्छा है इसका, फुल एयर कंडीशन गाड़ी है, पब्लिक को भी सुविधाएं मिल रही हैं। पूरी इलेक्ट्रिक बस है जो पोल्यूशन फ्री है। आप देखिए मेट्रो सामने दिख रही है, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसमें इस तरह की इलेक्ट्रिक बसें शहरों में उतारी जा रही हैं। लखनऊ में भी हमने देखा इलेक्ट्रिक बसें, और यहाँ कानपुर में इलेक्ट्रिक बस न केवल मेट्रो परियोजना शुरू हुई है, उसका विस्तार किया जा रहा है, बल्कि इलेक्ट्रिक बसें इस तरह से चलाई जा रही है। कुछ यात्रियों से जान लेते हैं, आप कहाँ से कहाँ जा रही हैं? IT गेट से रामा तक। ये बताइए कि पहले जब आप प्राइवेट बसें में चलती रही होंगी और इसमें चलती हैं, कितना फर्क दिखता है? बहुत अच्छा लगता है इसमें आराम है। अच्छा, धक्का मुक्की नहीं होती होगी? नहीं। अच्छा, एक महिला होने के नाते आप ज्यादा सेफ महसूस करती हैं या फिर जो पहले की जो बसें थी और ये बसें एक ही जैसी? इसमें आराम है। पहले उसमें 2 नंबर में जाओ, 6 नंबर में जाओ तो धक्का धुक्कू लगती थी, और इसमें आराम है, आराम से जाओ। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। क्या करती हैं आप? हम ऐसे ही अच्छा, तो कहाँ जा रही हैं? हम IT से जा रहे हैं टाट मिल। आप लोग इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिला है, पोल्यूशन फ्री है, सेफ्टी भी ज्यादा होती होगी, तो क्या कहना? हमको इसमें बहुत कंफर्टेबल लगता है, जैसे हम पहले जाते थे उससे बेटर है। हमको ये लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो निकली है बहुत लेडीजों के लिए बहुत सुरक्षित और सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है। जैसे हम लोग उसमें जाते थे दूसरी वाली बस में, उसमें हमको घस के बैठते थे, जगह नहीं मिलती थी, लड़ाइयाँ हो जाती। आप लोग छात्र हैं, बताइए कि ई बस में सफर कैसा है पहले की बसों के मुकाबले? ई बस में सफर तो काफी अच्छा है पहली की बस, क्योंकि पहली की बस में तो पॉल्यूशन से भी फैलता था, गंदगी भी रहती, तो ये ई बस उसके साथ साफ है तो इससे पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। आप बताइए, न्यू जनरेशन के हैं, छात्र हैं, क्या कहना है? पॉल्यूशन फ्री है, उसमें आराम भी है, उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो इससे आराम रहेगी। क्या नाम है आपका? आशीष। और आपका क्या नाम है? शिवराज। तो जो ई बसें हैं वो पोल्यूशन फ्री हैं, आरामदायक हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश के शहरों को स्मार्ट होते देख रहे हैं, मेट्रो का विस्तार होते देख रहे हैं, और इस तरह की ई बसें चलाई जा रही हैं, लखनऊ हो या फिर कानपुर। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, कानपुर। 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर में पनकी तक फैली है। इस परियोजना को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इससे बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों को कानपुर और यूपी के अन्य शहरों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब कानपुर और अन्य शहरों को पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों के लिए ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने LR जैन ED इंजीनियरिंग BPCL से की खास बातचीत। कितना फायदा होगा इस पाइपलाइन से उत्तर प्रदेश की जनता को, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं LR जैन, ED हैं इंजीनियरिंग में BPCL के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किस तरह से ये पाइपलाइन मददगार होगी उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति उपलब्धता बढ़ाने में? ये बहु उत्पाद पाइपलाइन हमारी बीना रिफाइनरी को पंकी टर्मिनल से कनेक्ट करेगी, जो कि 356 किलोमीटर दूर है। इससे जो पेट्रोलियम की आवाजाही पहले रेल वैगन से होती थी, अभी पाइपलाइन से होगी, और सेंट्रल उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और सदर्न उत्तराखंड एंड नॉर्दर्न बिहार को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आपूर्ति बढ़ेगी और रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। कुल कितनी लंबाई होगी इस पाइपलाइन की, और साथ ही साथ कितनी लागत आई है? ये पाइपलाइन 356 किलोमीटर लंबी है और इस पे 1524 करोड़ की लागत आई है। ये प्रोजेक्ट 2018 में PNGRB ने अप्रूव किया था, 3 साल के समय सीमा के साथ। मुझे खुशी है बताते हुए कि ये प्रोजेक्ट हमने 3 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लिया है, और इवन हमारी जो कॉस्ट है उसके अंदर ही इसको कंप्लीट किया गया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। जब पाइपलाइन बनती है नहीं तो हम देखते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही में जो कार्बन फुटप्रिंट है उसमें कमी आती है, तो इस पाइपलाइन के बनने से उसमें कितनी कमी आएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको हम जब बीना से कानपुर पाइपलाइन से लेके आएंगे तो कार्बन फुटप्रिंट में ऑलमोस्ट 70% की कमी आएगी। और एक चीज और बताएं, इसके रास्ते में जो सेक्शनलाइजिंग वाल्व स्टेशन है वो पूरे के पूरे सोलर संचालित है, उससे भी काफी फायदा होगा एनवायरमेंट को। एक अंतिम सवाल, कितने मैंडेज क्रिएट हुए होंगे इस पाइपलाइन के बनने के दौरान, और जब ये पाइपलाइन अब बन गई है तो कितने नए रोजगार स्थायी तौर पर पैदा हुए होंगे, परोक्ष तौर पर भी और सीधे तौर पर?
जब ये पाइपलाइन बन रही थी उसमें 7 लाख मैंडेस का रोजगार उत्पन्न हुआ था। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है। कोविड के 2 पैंडेमिक भी निकल गए, उसके बावजूद इस परियोजना को समय में पूरा किया है। और परोक्ष रोजगार भी हम देखेंगे कई पैदा हुआ। कमीशनिंग के बाद भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफी रोजगार पैदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज से बात करने के लिए। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कानपुर। भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आज लखनऊ में प्रदेश के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है तथा उनसे चुनाव की तैयारियों और जमीनी हकीकत की जानकारी ले रहा है। इसके पूर्व कल भारत निर्वाचन आयोग 3 दिवसीय दौरे पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचा और देर शाम तक विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया। आयोग का नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा कर रहे हैं। आयोग के साथ हुई बैठक में राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे, साथ ही अपनी चिंताओं से भी आयोग को अवगत कराया। सबसे बड़ी हमारी शर्त है कि सेंट्रल फोर्सेस के माध्यम से चुनाव कराया जाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सरकार के दबाव में है और वो सरकार के साथ में ही काम करेगी, उनके खिलाफ नहीं जा सकती है। लिहाजा सेंट्रल फोर्सेस को लाया जाए। और दूसरी चीज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है मिस्टर अवनीश अवस्थी, उनके ट्रांसफर की बात की है, क्योंकि उन्होंने सरकार को हर जगह बचाव किया है और विपक्षी दलों के साथ भेदभाव का बात किया। नहीं, हमने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव समय पर हो। ये बात हमने चुनाव आयोग से रखी। और जो वीवीपैट की गिनती है, शिकायत जहां पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में आती है, उन पे 50% वीवीपैट की गिनती की व्यवस्था की है। पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग एजेंट के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति न जाने पाए और जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बात हो। राजनीतिक दलों के लोग, संवैधानिक दलों पर बैठे हुए लोग चुनाव जीतने के लिए जो भेदभाव की, अलगाववाद की, सामाजिक की भेदभाव की, विघटनकारी बात करके जो चुनाव जीतना चाहते हैं उनके खिलाफ लगाम लगाई जाए, ये बात हमने कही। वो कोई भी राजनीतिक दल। निर्वाचन हो रहा है, उस निर्वाचन में ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है। ईवीएम मशीन पर सब लोग वोट डाल रहे हैं। अभी तक अगर कोई प्रत्याशी को विश्वास नहीं है तो वो रिकाउंटिंग की मांग करता है, लेकिन चुनाव आयोग 5 बूथों में रिकाउंटिंग की काम करता है। हम लोगों ने कहा कम से कम 50% बूथों की अगर प्रत्याशी चाहता है तो रिकाउंटिंग कराई जाए। इस तरीके की बात हमने चुनाव आयोग के सामने कही है। कल प्रधानमंत्री की कानपुर में रैली से पहले फसाद रचने की जो साजिश की गई थी, पुलिस ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेज के आधार पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया। सपा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री की रैली से ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में खुद अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। ये वीडियो फुटेज रैली से पहले ही वायरल किए गए थे। इसका उद्देश्य भाजपा कार्यकर्ताओं को उकसाकर बड़ा बवाल कराने का था। पुलिस ने इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आगरा में 50 से अधिक गांव के बाशिंदों की सालों से चली आ रही यमुना नदी पर पुल निर्माण की मांग को प्रदेश सरकार ने पूरी कर इन गांव के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार द्वारा 1.5 करोड़ की लागत से यमुना नदी पर तैयार कराए गए पैंटून पुल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा किया गया। इस पैंटून पुल के निर्माण से 50 से अधिक गांव के करीब 5 लाख से अधिक आबादी को प्रदेश सरकार ने शहर से जोड़ने का कार्य किया है, जिससे गांव के लोगों को न सिर्फ सहूलियत मिली है बल्कि अब कम समय में ग्रामीण अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पुल के निर्माण से सादाबाद और हाथरस जिले से जुड़ाव और शहर का विस्तार भी होगा। और डिप्टी सीएम साहब केशव मौर्य जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हमारे एतमादपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय राम प्रताप सिंह चौहान के प्रयासों से उन्होंने ये स्वीकृत किया और ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पहली घटना होगी कि एक ग्राम सभा में 2 पैंटून पुल लगभग 1.5 करोड़ की स्वीकृत से हुआ है। जब पैंटून पुल स्वीकृत हुआ इसका मतलब यहाँ आवागमन है और आवागमन है तो एक दिन यहाँ पक्का पुल भी बनेगा और हमारे शहर से अब ये पैंत खेड़ा, हाजीपुर खेड़ा, सोनगा, गिजौली, धंगरौली, नगला चतरा, गढ़ी अजीता, डेरा बंजारा, ये गाँवों का आवागमन और फिर ऐसे ही नहीं फिर हम जुड़ जाएंगे उधर सादाबाद से, हाथरस से पूरी एतमादपुर विधानसभा को। इस इलाके की जमीन कीमती होगी, शहर का विस्तार होगा तो यमुना पार भी एक अच्छा शहर बनेगा।
कानपुर में आयोजित होने वाले व्यापारियों का आगाज कार्यक्रम के लिए गोंडा के व्यापारियों को निमंत्रण देने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि कार्यक्रम में सभी वैश्य के उपजातियों का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के व्यापारियों में काफी उत्साह है। पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भयमुक्त वातावरण दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात दी है। चाहे एक्सप्रेसवे हो या यहां पहले 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। भारत का पहला राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को, देश को बहुत बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपने देखा हो चाहे एक्सप्रेसवे हो, जहां केवल 2 एयरपोर्ट पहले संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। भारत का पहला राज्य होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का सौभाग्य मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, इन लोगों ने केवल लूट खसोट करके एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार बसपा, पूरे प्रदेश को लूट करके खजाना खाली करने का काम किया। उन्हीं सीमित संसाधन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी सौगातें दी। उनका हर समय ये मकसद होता है कि प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा इटावा पहुंचे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में हमारी बीजेपी पार्टी की यात्राएं और रैलियां चल रही हैं। जनता हमारे काम के बल पर 2017-19 के बाद 2022 में भी प्रदेश की जनता हमारी पार्टी को आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत से प्रदेश में भाजपा पार्टी की सरकार बनेगी। जो कार्य हमारी पार्टी कर रही है और भी कार्य प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर उन कार्यों को अधिक तेजी से बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास कार्य को हमारी पार्टी और हम सब ने मिलकर पटरी पर लाने का काम किया है। 2019 में जनता ने आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार केंद्र में बनी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है और इसको हम लोग नीचे जमीन पर चर्चार्थ कर रहे हैं। और इसी आधार पर, हमारे काम के आधार पर हमने बिना भेदभाव के प्रदेश की व्यवस्था को चलाया है। जर्जर व्यवस्था हमको मिली थी, उस व्यवस्था को पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है जनता के सहयोग से, और उसको और तेज गति से, डबल इंजन की सरकार आज है, उसको तेज गति से, डबल इंजन की जो हमारी सरकार है उससे और जनहित के जो कार्य हैं उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी विजय यात्रा के 9वें चरण की शुरुआत उन्नाव से की। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में विजय यात्रा निकाली गई। इसी विजय रथ यात्रा के संबंध में लखनऊ से हेलीकॉप्टर से उन्नाव आए और जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद अखिलेश यादव अपने विजय यात्रा की शुरुआत की। वही विजय यात्रा की बस की छत पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने बस से ही घूमकर सबका अभिवादन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उन्नाव का इतिहास तलवार का इतिहास रहा है। साथ ही सपा की मदद करने की भी बात कही। समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, जहां हम अपने क्रांतिकारियों को याद करते हैं। राजा राव रामबख्श सिंह जी को भी हम याद करते हैं कि उनके योगदान की वजह से और तमाम साहित्यकारों के योगदान की वजह से आज उन्नाव की अपनी पहचान है। इस पहचान को अगर कोई वापस दिला सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। इन तमाम महापुरुषों का जो योगदान है उन्नाव में, उनको भी हम पहचान देने का काम करेंगे। केमिस्ट पीयूष जैन के पैतृक निवास पर डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी के 5वें दिन टीम घर से बरामद 19 करोड़ रुपए, 23 किलो सोना और 600 लीटर चंदन के ऑयल का सैंपल लेकर अपने ठिकाने पर चली गई। डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने केमिस्ट पीयूष जैन के कानपुर निवास पर पहले छापेमारी की थी। केमिस्ट पीयूष जैन पर जीएसटी चोरी का आरोप था। छापेमारी के दौरान टीम को पीयूष के घर से 177 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उसके बाद टीम ने कन्नौज जिले में उनके पैतृक निवास पर छापा मारा था। छापेमारी की कार्रवाई के 6वें दिन टीम 4 बक्सों में बरामद 19 करोड़ रुपए ले गई। साथ ही देर रात टीम के सभी सदस्य बैग में 23 किलो सोना व कंपाउंड का सैंपल लेकर चले गए। कंक्लूड कर लिया यहाँ पर, जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है।
और गोल्ड हमने DRI को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। तो आगे कितने टोटल जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ हो गए, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने SBI में डिपॉजिट किया। एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी। आजमगढ़ भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो आजमगढ़ इकाई द्वारा मेक इन इंडिया के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन जनपद के मेहनगर तहसील के राम नारायण बालिका इंटर कॉलेज मधुबन गुरेथा प्रांगण में किया गया, जिसमें अपने देश में तकनीक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए 7 मेकिंग इंडिया योजना पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में क्विज के माध्यम से श्रेष्ठ 30 प्रतिभागियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक दल गीत के माध्यम से जागरूक किया गया। स्वदेशी के नाम पर ही ये स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था और कालांतर में भूल गया, और फिर जब ये सरकार स्वदेशी पर प्रयास कर रही है तो बच्चों को भी स्वदेशी के लिए हम लोग उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित। इस प्रोग्राम से हमें और बच्चों को ये भी पता चला है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने या देश की इकोनॉमी में सर्वसाधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य यह था कि भारत को महत्वपूर्ण निवेश या निर्माण संरचना तथा अनुभव प्रयोग के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ मेक इन इंडिया का, जिससे हमें सीख मिली है कि हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। नमामि गंगे योजना गंगा किनारे बसे गाजीपुर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा गाजीपुर के गांव में प्रत्येक किसान को प्रति माह 3000 की दर से 3 वर्ष तक फलों की बागवानी करने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर उद्यान डॉक्टर मुन्ना यादव ने गाजीपुर में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना के अवसर पर ही गंगा किनारे स्थित गांव के फलदार वृक्षरोपण एवं उनसे संबंधित लघु उद्योग लगाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग के योजना के अंतर्गत किसानों को पैसे देने तक के प्रसंस्करण लगाने पर 35% अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर पूरे जनपद से आए हजारों किसानों ने गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों से संवाद किया। और देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के 781 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 241 लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अब तक सबसे ज्यादा दिल्ली में आए हैं, जिनकी संख्या 238 है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 167 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। केरल में 65, तेलंगाना में 62, राजस्थान में 46, तमिलनाडु और कर्नाटक में 34 ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तैनात रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए परिषदीय स्कूल का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फर्रुखाबाद में पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को दी 196 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं की सौगात। भारत निर्वाचन आयोग आज प्रदेश के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ कर रहा है बैठक। इसके पूर्व कल विभिन्न राजनीतिक दलों से किया विचार विमर्श। कानपुर में सार्वजनिक परिवहन में हो रहा है सुधार। ई बसों के साथ साथ अब कानपुर मेट्रो रेल भी हुई चालू। यूपी सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला देश का पहला राज्य। और देश में अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले आए सामने। दिल्ली और महाराष्ट्र में पाई गई सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।